तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं लेकर के आ गया हूँ एक वायरल पेपर। जिस पेपर को तैयार करके आप लोग अपने सामाजिक विज्ञान में 20 तारीख आप लोगों को याद होगी। तारीख है आप लोगों की 20 तारीख, यानी कि 20 फरवरी 2026। 20 तारीख को आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो इसीलिए देखो, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को एक ही क्लास में एक ऐसी क्लास लेकर के आऊँ और मैं एक ऐसा पेपर आप लोगों को बता दूँ जिस पेपर को तैयार करके आप लोग अपने सामाजिक विज्ञान में 70 में 70 नंबर आसानी से ला दो। देखो, ये एक ऐसा वायरल पेपर है जिस पेपर को तैयार करके आप लोग अपने सामाजिक विज्ञान के पेपर में आसानी से, है ना, 70 में 70 वाली मेरे पर जो एक पेपर लेकर के आ गया हूँ, जिसका देखो यहाँ पर 2026 का एक मॉडल पेपर है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस पेपर के बारे में, तो ये पेपर जो है 2026 वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की क्लास मेरे पर जो जरूर देखना, 100% ये वाला पेपर आप लोगों का फंसेगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा इस पेपर को आने से, है ना। पूरा पेपर तैयार कर लो। देखो यहाँ पर हमारा कोड है 824 CE। पेपर देने जाना अपना कोड देख लेना कि ये 824 CE का पेपर है। अच्छा, अगर हम और आगे बात करें तो यहाँ पर हमारा पूर्णांक दिया है। पूर्णांक हमारा है 70 नंबर का पूर्णांक है। तो 70 नंबर देखो यहाँ पर लिखा है 70 नंबर का पूर्णांक है। समय हमारा दिया है, समय 3 घंटे 15 मिनट। यहाँ पर अपना अनुक्रमांक लिखना है, यहाँ पर अपना नाम लिख देना और फिर मैं आप लोगों को और आगे लेके चलता हूँ। ये देखिए, इस पेपर के सारे यहाँ पर निर्देश दिए गए। निर्देश को पढ़ लेना कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि शुरुआती के जो 15 मिनट है वो आप लोगों को प्रश्न पत्र को पढ़ना है। और निर्देश लिखा है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, मतलब सारे के सारे प्रश्नों को करना है आप लोगों को। निर्देश नंबर 2 दिया है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होने वाला है। और निर्देश नंबर 3 दिया कि खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आप लोगों को OMR सीट पर देना है। ये देखो, सारे से निर्देश मैं आप लोगों को पढ़ करके सुना देता हूँ और पूरा पढ़ लेना, पूरा समझ लेना कि यहाँ पर निर्देश क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा है कि OMR सीट पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। मतलब कि जब आप लोगों को OMR सीट दी जाए तो OMR सीट को आप लोगों को काटना पीटना नहीं है और उस पर में इरेजर या फिर कोई भी ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करना है ना। उसको मैं काटना बिल्कुल भी नहीं है OMR सीट को। चलो मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ, फिर इसके बाद फिर मैं और आगे बात करता हूँ। खंडवा जो रहने वाला आप लोगों का 50 नंबर का खंडवा रहने वाला है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न, वर्णनात्मक 1 तथा वर्णनात्मक 2 और मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न, जैसे कि प्रश्न नंबर 29 का प्रश्न नंबर 29 का खा भी पूछा गया है। इस तरीके से मैं आप लोगों को आगे ले चलता हूँ। देखिए, सारे प्रश्नों को आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित कर दिए, मतलब जो प्रश्न जितने अंक का उसके आगे उतने ही अंक लिख दिए गए। जो प्रश्न 1 नंबर का होगा उसके आगे 1 लिखा होगा। जो प्रश्न 4 नंबर का होगा उसके आगे 4 लिखा होगा। जो प्रश्न 6 नंबर का होगा उसके आगे 6 लिखा होगा। ये यहाँ पर अब आगे देखो, ये पूरा आप लोग पढ़ लेना। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ आप लोगों का पेपर। पूरा पेपर मैं आप लोगों का सॉल्यूशन के साथ लेकर के आ गया हूँ। पूरा पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो पेपर है 20 तारीख को पेपर है, तो मैं पूरा पेपर आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ लेकर के आया हूँ, है ना। पूरा पेपर मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ूंगा। सब कुछ मैं आप लोगों को सबका आंसर भी बताऊँगा। आप लोग पूरा पेपर तैयार कर दो। चलो मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करता हूँ कि प्रश्न नंबर 1 के बारे में। देखो, प्रश्नों का अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूरा पेपर तैयार कर लो। यहाँ पर लिखा है कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न रहने वाले हैं। खंड आ यहाँ से स्टार्ट होता है। अच्छा, अब ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। अब आगे देखो, प्रश्न नंबर 2 कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। ये भी 1 ही नंबर का प्रश्न आएगा। प्रश्न नंबर 2 जो है, नेपोलियन की पराजय जो हुई थी वो 1815 में हुई थी। तो इस तरीके से और आगे देखो बात करते हैं। पूरा पेपर मैं सॉल्व करवा दूंगा, एक ही क्लास में पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा। आगे देखो, लिखा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा नेक्स्ट है। प्रश्न नंबर में अगला देखो, प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करते हैं कि डायमंड सूत्र। प्रश्न नंबर 4 कह रहे हैं कि डायमंड सूत्र किस देश की सबसे प्राचीन पुस्तक है। डायमंड सूत्र, प्रश्न नंबर 4 कि डायमंड सूत्र जो है किस देश की सबसे प्राचीन पुस्तक है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि जापान की प्रसिद्ध पुस्तक है। अब आगे देखो, प्रश्न नंबर 5 कि औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी। ये भी 1 ही नंबर का प्रश्न आएगा कि औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। अच्छा, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई। इंग्लैंड हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। अब आगे चलो मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है। प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 करें कि निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी में किसकी सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है, तो 1 नंबर का प्रश्न आएगा।
यहाँ पर देखो पोटास लिखा है, यहाँ पर चूना लिखा है, यहाँ पर फास्फोरस है, ये सभी। अच्छा यहाँ पर ये सभी दिया तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी मतलब कि जो हमारी जो जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसमें हमारा फास्फोरस भी पाया जाता है, पोटास भी पाया जाता है और चूना पत्थर पाया जाता है। मतलब ये तीनों की तीनों चीज़ें हमारी पाई जाती हैं जलोढ़ मिट्टी में। तो आप लोगों को पूरा तैयार कर लेना है। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 7 कि निम्न में से कौन एक प्राकृतिक उपहार है। प्राकृतिक उपहार क्या हो जाएगा। अच्छा प्राकृतिक उपहार निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पर लिखा है श्रम, पूंजी और भूमि संगठन, ये हमारे 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर लिखा है कि निम्न में से प्राकृतिक उपहार कौन सा हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा भूमि। तो भूमि हमारा सही हो जाएगा, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। अब आगे को बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है कि रिहंद घाटी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। प्रश्न नंबर 8 देखो कि रिहंद घाटी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, ये 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो अगर हम इसके आंसर के बारे में बात करें, प्रश्न नंबर जो मेरा 8 है, प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। अब देखो मैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में पूरा का पूरा पेपर में आप लोगों का सॉल्व करवा दूंगा, एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ूंगा, है ना, क्योंकि यहाँ से आप लोगों का 70 नंबर पक्का होने वाला है। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 9 कि भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में उस राज्य का नाम बताना है जो कि सर्वाधिक रबड़ उत्पादित करता है। अच्छा ये आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन लेके 4 ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर हो जाएगा केरल को सही कर लेना, केरल हमारा सही हो जाएगा। चलो मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर जो मेरा 10 है, प्रश्न नंबर 10 जो है पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। अच्छा रेशेदार फसल क्या है, कपास दिया है, प्राकृतिक रेशम दिया है, जूट दिया, ये सभी दिया, लेकिन हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि ये सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो ये सभी। तो अब आगे देखो प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि 1956 की बात है, 1956 में पारित कानून के अनुसार श्रीलंका की राजभाषा क्या हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पर पूछा गया है कि श्रीलंका की राजभाषा क्या होती है। सिंहली दिया है, तमिल दिया है, दक्षिण हिंदी दिया है और द्रविड़ संस्कृत दिया है, हमारे 4 ऑप्शन है। तो कह रहे हैं कि 1956 में पारित श्रीलंका की भाषा क्या हो जाएगी, तो सिंहली जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। आप प्रश्न नंबर 12 के बारे में बात करते हैं कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, यह भी 1 ही नंबर का आएगा कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 हमारा सही राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 देखो कि देश के लिए कानून बनाने में किसकी भूमिका प्राथमिक व महत्वपूर्ण होती है, 1 नंबर का आएगा। मतलब देश के लिए हम कोई भी अगर कानून बनाते हैं और उसकी भूमिका जो है प्राथमिक होती है, तो उसमें क्या महत्वपूर्ण क्या होता है ना, तो क्या महत्वपूर्ण होता है। तो चलो आगे बात करते हैं। अच्छा यहाँ पर लिखा है राजनीतिक दल, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब चलो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में कि लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को उनके प्रतिनिधि चयन का अधिकार है। कैसा अधिकार है, असमान अधिकार है कि समान अधिकार है कि परिस्थिति जन्य अधिकार है कि इनमें से कोई नहीं, 1 नंबर का प्रश्न आएगा। चलो मैं आप लोग को इसके आंसर के बारे में बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर देखो क्या हो जाएगा। चलो देखो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा समान, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 15 कि मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। तो ये भी हमारा 1 ही नंबर का आएगा कि मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। तो प्यारे बच्चों आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 130वां स्थान प्राप्त हुआ था। अब आगे देखो प्रश्न नंबर नेक्स्ट जो मेरा है, यहाँ पर प्रश्न नंबर अगला देख लो, प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 ये देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो प्रति व्यक्ति आय जो होती है उसको हम किस अन्य नाम से जाने जाते हैं। तो औसत आय दिया है, राष्ट्रीय आय दिया है, व्यक्तिगत आय दिया है, इनमें से कोई नहीं, ये हमारे 4 ऑप्शन है। और पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औसत आय, मतलब उसको हम औसत आय कहते हैं। अच्छा प्रश्न नंबर 17 देखो कि द्वितीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये भी 1 नंबर का आएगा। तो प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। पूरा पेपर में सॉल्व करवा दूंगा आप लोगों का, है ना। चलो प्रश्न नंबर 18 देख लो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 18 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित नहीं है। हमें उस उद्योग का नाम बताना जो कृषि आधारित नहीं है। 1-1 नंबर वाले सारे प्रश्न देख लो, 1-1 नंबर वाले। तो अब यहाँ पर देखो कह रहे हैं कि कृषि आधारित उद्योग नहीं है। अच्छा सीमेंट उद्योग जो है कृषि आधारित नहीं है, और यहाँ पर जो चीनी उद्योग, जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग हमारे सब कृषि वाले हैं, लेकिन जो सीमेंट के बारे में बात करें तो ये नहीं हो जाएगा, है ना। तो हमारा सीमेंट यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलो उठाते हैं प्रश्न नंबर 19 के बारे में कि वस्तुओं व सेवाओं का सृजन किसके अंतर्गत होता है। मतलब कि वस्तुओं और सेवाओं का जो सृजन जो किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है। देखो चार ऑप्शन, तृतीय क्षेत्र दिया है, विनिर्माण दिया है, परिसंपत्ति निर्माण दिया है, कपड़ा दिया है। ये हमारे चार ऑप्शन है। लेकिन हमारा प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो तृतीय क्षेत्रक हो जाएगा। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 20 कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। एक नंबर का प्रश्न आएगा कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो याद रखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक जो हो जाएगा ये भारत का केंद्रीय बैंक हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने आप लोगों को 20 प्रश्न और 20 नंबर मैंने आप लोगों के पक्के करा दिए है ना। 20 नंबर मैंने आप लोगों के पक्के करा दिया आज किस क्लास में। अब आगे देखो बात करते हैं फिर मैं नेक्स्ट जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से हमारा, फिर देखो स्टार्ट हो जाता है खंड बा, हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है। अच्छा खंड बा जो है पेपर में 50 नंबर का खंड बा भी पूछा जाएगा जिसमें सारे के सारे लघु उत्तरीय प्रश्न प्लस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे है ना। और मानचित्र संबंधी कुछ प्रश्न होंगे। तो पूरा पेपर देखो आप लोगों का मिल चुका है, 20 फरवरी का रियल पेपर मिल चुका है। अब आगे देखो इसके मैं पूरा मैं पेपर सोल्यूशन के साथ बता देता हूँ। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि निम्न प्रश्नों को उत्तर प्रत्येक लगभग आप लोगों को 80 शब्दों में लिखना है। 4 नंबर वाले सारे के सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला देखो मेरा प्रश्न दिया है कि वर्ष 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया। मतलब जो 1922 की बात थी और 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया, उसका क्या कारण था, क्या रीजन था, ये हमें बताना है ना। अगर आप लोगों को इसका उत्तर नहीं याद है तो एक और आप लोगों को चांस दिया जाता है अथवा करके मौका दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए है ना। तो इस तरीके से हमको 3 प्रभावों का उल्लेख करना है। दो प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर हमें देना है। अब यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि सामुदायिक सरकार एवं गठबंधन सरकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो अब देखो सामुदायिक सरकार क्या होती है ये हमें बताना है और गठबंधन सरकार क्या होती है ये हमें बताना है। इस पर मैं एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। संक्षिप्त टिप्पणी तो आप लोग लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो अथवा करके लिखा है कि संघात्मक शासन व्यवस्था की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से हमने आप लोगों को 2 प्रश्न मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिए। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। प्रश्न नंबर 3 करें कि विकास से आप क्या समझते हैं और विभिन्न व्यक्ति एवं विभिन्न लक्ष्य कितने पहलुओं को दर्शाता है। अथवा करके दिया गया 4 नंबर का आएगा कि विकास से आप क्या समझते हैं और विभिन्न व्यक्ति एवं विभिन्न लक्ष्य कितने पहलुओं को दर्शाता है। अब आगे देखो एक अथवा करके लिखा है कि आर्थिक गतिविधियां किसे कहते हैं। आर्थिक गतिविधियां किसे कहते हैं, आर्थिक गतिविधियों को कितने तरीकों से विभाजित किया जाता है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया, अथवा वाला भी बता दिया। चलिए आगे देखो प्रश्न नंबर 4 कि लोकतंत्र के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। अथवा करके लिखा है, अथवा वाला देखो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया। 4 मैंने आप लोगों को देखो लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिए। लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोगों के कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से लिख लो वर्णनात्मक सेकंड हेडिंग डालो और यहाँ से आप लोगों को अपने विस्तृत उत्तरीय प्रश्न लिखना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा है कि निम्न प्रश्नों को उत्तर आप लोगों को 150 शब्दों में लिखना है। 6 नंबर का प्रश्न आएगा कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। इस तरीके से देखो यहाँ पर आप लोगों को बन जाता है। तो 3 नेताओं के नाम बताने हैं और 3 नेता कौन कौन से 3 नेता हैं तो उनका हमें नाम भी बताना है। चलो आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर। अभी देखो यहाँ पर अथवा करके लिखा है, अथवा वाला देख लो कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था। इसके 2 मुख्य कारण बताइए कि महात्मा गांधी जो थे उन्होंने असहयोग आंदोलन कब चलाया था और हमें इसके 2 मुख्य कारण भी बताने हैं। चलो आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। अच्छा प्रश्न नंबर 2 जो है पेपर में 6 नंबर का आएगा। अथवा कर लिखा है, सॉरी अथवा नहीं, प्रश्न नंबर 2 है कि भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं। भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य तथा 2 कार्यक्रम बताइए। अथवा करके लिखा है कि भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों पर लेख लिखिए। भारत में कौन सी फसलें पाई जाती हैं और उन पर में लेख भी लिखना पड़ेगा। चलो आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में भेद कीजिए। विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए इनमें से कौन सा बेहतर है। मतलब कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, उसमें हमें कैसे भेद करना है। और 6 नंबर का प्रश्न आएगा यहाँ पर अथवा करके लिखा है कि जातिवाद क्या है। भारतीय समाज में जातिवाद अन्य समाज के पहलुओं में किस प्रकार भिन्न है ना। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में कि उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। तो इस तरीके से देखो मैंने आप लोगों को बता दिया है ना। तो 4 प्रश्न मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिए। एक अथवा वाला प्रश्न दिया गया है कि विदेशी व्यापार
विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है, संक्षेप में बताइए। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया। अब आगे देखो बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का मानचित्रकार। अच्छा, मानचित्रकार जो पेपर में 10 नंबर का मानचित्रकार भी पूछा जाएगा और 10 नंबर का मानचित्रकार आएगा। यहाँ पर लिखा मानचित्र संबंधी प्रश्न। निर्देश दिया कि प्रश्न संख्या 9A तथा 9B जो है मानचित्र से संबंधित है ना। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं हिस्ट्री के 5 प्रश्न हैं। देखिए, इतिहास से 5 प्रश्न आएंगे और भूगोल से भी 5 प्रश्न आएंगे, है ना। तो पूरे प्रश्न देख लो कौन कौन से इस पेपर में प्रश्न आए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आप लोगों को 1/2 प्लस 1/2 अंक निर्धारित दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। ये जो प्रश्न है पेपर में 1 नंबर का आएगा, इसका उत्तर आप लोग देख लेना। प्रश्न नंबर 2 दिया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। ये भी 1 नंबर का आएगा, इसका भी उत्तर आप लोग देख लेना। प्रश्न नंबर 3 दिया है कि नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया। मतलब जो नील की खेती जो किसान कर रहे थे, उन्होंने नील की खेती किस स्थान से प्रारंभ किया था, इसका भी उत्तर में लिखना है। अच्छा, प्रश्न नंबर 4 कह रहे कि प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है ना। तो इसका भी उत्तर में लिखना है। और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कि सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कब पारित हुआ था। तो इस तरीके से देखो मैंने आप लोगों को हिस्ट्री के 5 प्रश्न बता दिए और यही वाले 5 प्रश्न आप लोगों को पेपर में मिलेंगे। चलो आगे देखो, फिर मैं बात करता हूँ और आगे अब देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का 9B प्रश्न संख्या 9B आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि निम्नलिखित भारत के मानचित्र में संबंधित निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला प्रश्न है कि चावल उत्पादक क्षेत्र में उसको इस प्रकार के चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। मतलब चावल उत्पादक क्षेत्र क्या होता है उसको मैं ऐसे दर्शा देना। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे कि गुजरात की राजधानी नगर, उसको मैं इस प्रकार के चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। अच्छा, बाक्साइड प्रश्न नंबर 3 देखो कि बाक्साइड उत्पादन का एक क्षेत्र, उसको मैं इस प्रकार के चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 4 कि कपास उत्पादन का एक क्षेत्र, उसको मैं इस प्रकार के चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाना है। आगे देखो प्रश्न नंबर 5 कि डल झील, उसको मैं इस पर चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाना है। तो इस तरीके से देखो मैंने आप लोगों को बताया, ये पूरा का पूरा पेपर देखो मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिया है ना। तो पूरा पेपर आप लोग अपना सॉल्व कर लेना। पूरा पेपर देखो मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया। तो आज की इस क्लास को मैं जब तक लिए इतना ही रखता हूँ। पूरा पेपर देखो सॉल्यूशन के साथ बताया, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पेपर आप लोग सॉल्व कर लेना।